हेलो प्यारे दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। आप सब लोग इससे वाकिफ होगे, सब लोग जानते होंगे दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। आप लोग डेली लाइफ में इसका यूज करते हो। तो दर्पण क्या होता है? जब कोई चिकनी और चमकदार सतह प्रकाश किरणों को परावर्तित करती है और हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। क्लियर हुआ? जब कोई चिकनी और चमकदार सतह प्रकाश किरणों को परावर्तित करती है और हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? दर्पण। ओके। दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब आइए पहले हम समतल दर्पण के बारे में सीखते हैं, उसके बाद गोलीय दर्पण पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे समतल दर्पण लिखा हुआ है। समतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ओके। तो समतल दर्पण क्या होता है? जो दर्पण बिल्कुल सपाट होता है, सपाट यानी बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ओके। जिसमें थोड़ा सा भी सर्कल या कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं सपाट। और जिसमें हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है? सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसे क्या बोलते हैं हम? समतल दर्पण। क्या बोलते हैं उसे हम? समतल दर्पण। क्लियर? इतना समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ समतल दर्पण क्या होता है, तो आप बोलोगे कि भैया जो दर्पण बिल्कुल सपाट होता है और जिसमें हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप जब दर्पण के सामने जाते हो, सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हो, रेडी होते समय जब दर्पण के सामने जाते हो, तो आपको अपना इमेज कैसा दिखाई देता है? आपका चित्र आपको कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है ना। अब कुछ छोटे भाई बोलेंगे कि भैया हमको तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देता है, यानी जो दायां है वो बायां दिखाई देता है, जो बायां है वो दायां दिखाई देता है। तो वो भी हम आगे चल के समझेंगे। पहले हमको सिर्फ इतना समझना है कि समतल दर्पण क्या होता है। समझे? जैसे कि आपको ये डायग्राम में भी, चित्र में भी दिखाया गया है। एक वस्तु है यानी इमेज है आपकी, ये दर्पण है और ये प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि एक वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी बनता है ना। पीछे जाके प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बोलोगे कि भैया सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। सेकंड, किस आकार का बनता है, तो आप बोलोगे हमको बहुत अच्छे से पता है, हमने भैया से सीखा है, उन्होंने बताया है हमें कि समतल दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसको ये स्फेरिकल मिरर होते क्या है? गोलीय दर्पण होता क्या है? एक गोलीय भाग के पार्ट्स होते हैं। यानी अगर कोई आप सर्कल ले लो, जैसे कि एक मिनट, अगर आप कोई सर्कल ले लो, इसमें है क्या शेप का, ये अगर आप सर्कल लेते हो, चलो इसको छोड़ो, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, इसको छोड़ो, एक मिनट, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। अगर इसका हाफ पार्ट ये पूरा जा रहा है, ऐसे ही समझते हैं, सर्कल है, ये सर्कल है। अगर इसका मैं दो भागों में इसको बांट देता हूँ, दो भागों में इसको बांट देता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हो गए, एक ए वाला हो गया और सेकंड ए वाला हो गया। तो ये इसमें से दो दर्पण बन गए, एक बन जाएगा आपका अवतल दर्पण और दूसरा बन जाएगा उत्तल दर्पण। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा
जिसमें बोला गया है जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग के समान होती है। बोल रहे थे ना, स्फीयर का पार्ट होता है, गोले का भाग होता है, गोले के भाग के समान होती है, उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण के अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसकी ना अगर आप इंग्लिश यहाँ रखोगे ना कि अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको इसे समझने में थोड़ा आसान रहेगा। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव के अगर दो पार्ट करें हम, तो केव का मतलब होता है आपका, क्या होता है? गुफा। केव का मतलब होता है आपका गुफा। तो ये कैसा आकार हो गया आपका? मुड़ा हुआ आकार कैसा हो गया? गुफा आकार का हो गया। तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि कॉनकेव मिरर का मतलब है अवतल दर्पण, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी। और एक ऐसा होता है अंदर की तरफ कर्व होता है और इसका रिफ्लेक्स सरफेस भी कौन सा होता है? अंदर की तरफ होता है, जो आगे हम पढ़ने वाले। ओके, उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुआ इतना? एक नोट लिखा हुआ है, इन दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु वस्तु की स्थिति के अनुसार होता है। स्थिति के अनुसार होता है मतलब जैसे कि आपने समतल दर्पण में सीखा था कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के आकार का बनेगा। लेकिन गोलीय दर्पण में क्या होगा? ये वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर वस्तु को हम यहाँ रखते हैं तो वस्तु का आकार अलग होगा, दूर रखते हैं तो अलग होगा, पास लाएंगे तो अलग होगा। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप देखोगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। किससे? समतल दर्पण से। हम पहले समतल दर्पण को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के पार्ट पर जाएंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के पार्ट पर जाएंगे, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण रहने वाले हैं हमारे। अभी जैसे कि बोला हुआ है यहाँ पर, जब किसी वस्तु से निकलने वाली जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें समतल दर्पण से टकराकर परावर्तित होती हैं। क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। परावर्तन आपको पता है, कल की क्लास में हम जान चुके हैं अच्छे से। तो कोई भी पूछेगा नहीं कि सर ये परावर्तित क्या होती है, परावर्तन क्या होता है। पहले पीछे की क्लास लो, उसके बाद इसको देखो। परावर्तित होती हैं तो वे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लगता है इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही हैं। कैसा लगता है? जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे आप पीछे से निकल के आ रहे हो, लगता है ना? वही यहाँ पर सिखाया हुआ है। ओके, वही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मिरर आपकी जगह, जैसे इस ऑब्जेक्ट की जगह, वस्तु की जगह, इसकी जगह अगर मैं तुमको बिठा दूं यहाँ पर, तुमको बिठा देता हूं, आपका मिरर इधर बनेगा तो आपको कैसा लगेगा कि ये पीछे से निकल के आ रहा है। कैसा लगेगा? पीछे से निकल कर आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो कौन सा दर्पण होगा? वो समतल दर्पण होगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। फिर से बता रहा हूं, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पर आपको डिस्टेंस बताया गया है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, जो आपको बराबर है। जितनी इधर है उतनी ही पीछे है। ओके, प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया। वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। जैसे ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ये किरणें दर्पण से टकराकर वापस लौटती हैं। जैसे निकली, दर्पण से टकराकर वापस लौटती हैं। हमारी आंख इन किरणों को पीछे की ओर आती हुई मानती है। हमारी आंख क्या मानती है? कि ये किरणें पीछे की ओर
आ रही हैं। इसीलिए दर्पण के पीछे उसी दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। समझ में आया? दर्पण की ओर उतनी ही दूरी पर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमें पीछे की ओर आती हुई दिखाई देती हैं। विशेषता क्या रहने वाली है इसकी? विशेषता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, जिसको इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं। हमेशा कैसा बनेगा? सीधा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनने वाला है। आकार कितना रहेगा? आप बोलोगे भैया वस्तु के बराबर रहने वाला है। ओके। फोर्थ है यहाँ पर, दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर होता है। सेम है। इसे बाएं दाएं उलट होता है, यानी लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इमेज बनती है आपकी। लेटरल का मतलब क्या होता है? जो आपका बायां होता है, जो आपका जो आपका बायां होता है, बायां होता है, वो आपका क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। और जो दायां होता है वो बायां हो जाता है। जिन बच्चों को दायां बायां नहीं पता हो उनको बता दूं कि जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। दायां होता है हमारा जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, और बायां होता है जिस हाथ जो दूसरा हाथ बचता है वो क्या होता है? बायां होता है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। नोट में बोला गया है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर आकार का तथा बाएं दाएं उलट जाता है। यह आपको याद रखना ही रखना है। इतना आपको याद है तो आप समतल दर्पण में हमेशा क्लियर रहोगे कि समतल दर्पण में इमेज कैसा बनकर निकलता है। 4-5 चीजें याद रखनी है आपको। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, बार बार बोल रहा हूं, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी पर वस्तु को रखा गया है। इस चित्र में आप देखोगे लेफ्ट का राइट हो गया है, राइट का लेफ्ट हो गया है। इसको हम लेटरल इमेज बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? लेटरल इमेज बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समतल दर्पण के कुछ उपयोग दिए हुए हैं आपको, यूजेस दिए हुए हैं जो आप डेली लाइफ में करते हो। जैसे कि पहला एग्जाम उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है? आप बोलोगे भैया बोला हुआ है यहाँ पर कि चेहरा देखने में, शेविंग करने में, बाल बनाने में। ठीक है। जो आप रेडी होते हो, आपके पेरेंट्स रेडी होते हैं जब वो उस मिरर का यूज करते हो, जिस मिरर का यूज करते हो उसे हम कौन सा मिरर बोलते हैं? कौन सा दर्पण बोलते हैं? आप बोलोगे भैया समतल दर्पण बोलते हैं। बार बार मत बताओ, हमको समझ में आ गया कि समतल दर्पण बोलते हैं। हाँ, समतल दर्पण बोलते हैं। ओके। उसके बाद दिया हुआ है आपको पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप होता है आपका, पेरिस्कोप क्या होता है? यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी मदद से छुपे हुए या सुरक्षित स्थान में रहकर भी अपने आसपास की ऐसी चीजें देख सकते हैं जो सीधी नजर से दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक चित्र में दिखाया गया है। ये इंसान कहाँ पर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से बैठकर 40, यहाँ से बैठकर यहाँ से चीजें देख रहा है, यहाँ से चीजें देख रहा है। यहाँ पर ना दो दर्पणों का यूज किया जाता है जिनको 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। दो दर्पणों का यूज किया जाता है जो 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं और आपको ऊपर की चीजें आसानी से दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी में देखने के लिए आप पेरिस्कोप का यूज करते हैं जिसमें छिपके आसानी से देखा जा सकता है। ओके। थर्ड बोला हुआ है आपसे, थर्ड क्या बोला हुआ है आपसे? कैलिडोस्कोप। ये क्या होता है? इसको हम बहुमूर्तिदर्शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुमूर्तिदर्शी। क्या बोलते हैं? बहुमूर्तदर्शी। ठीक है। इसमें क्या होता है? यह एक प्रकार की नली जैसा प्रकाश के यंत्र है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, नली जैसा है ना, प्रकाश के यंत्र है। इसके अंदर समतल दर्पण और रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े और समतल दर्पण का यूज किया गया है।
जब आप एक छोर से देखते हैं और नली को घुमाते हैं तो बार-बार परावर्तन के कारण सुंदर और नए ज्यामितीय पैटर्न दिखाई देते हैं। जब आप इसको जैसे ऐसे मान के चलो, आपने देखा होगा ना, अभी मार्केट में एक आइसक्रीम मिलती है, उनके पास एक रोलर होता है, उस पर ना वो फ्लेवर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको रोल रोल करते हैं। तो वही मान के चलो, वैसा कुछ उपकरण है और उसमें आप एक साइड से झांक रहे हो तो आपको ज्यामितीय चित्र दिखाई देंगे, जैसे कि आपको साइड में दिखाया गया है। ओके। फोर्थ है आपका कमरे की सजावट, कमरा बड़ा दिखाने के लिए। कमरे की सजावट में भी आपने बहुत जगह देखे होंगे, दीवारों पर यूज किया जाता है। फिफ्थ है आपका सौर उपकरणों में प्रकाश परावर्तन के लिए, जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। और भी उदाहरण आप लोगों को देखकर, कहीं से पढ़कर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर समतल दर्पण के और ये उदाहरण होते हैं। ओके। अब हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। पहला अवतल दर्पण, ओके, दूसरा उत्तल दर्पण। आइए पहले हम अवतल दर्पण को समझते हैं। यह क्या होता है? यह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल, इसमें आपके चित्र में मिस्टेक है, दोनों को सेम दिखाया गया है। दोनों को कैसा दिखाया गया है? सेम दिखाया गया है। बल्कि अवतल दर्पण आपका अंदर से कर्व होता है। अवतल दर्पण क्या होता है आपका? अंदर से कर्व होता है। इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूं। ओके। इसको ना आप हम ऐसे रख सकते हैं। ओके। ये किरणें आएंगी इससे, यहाँ कहीं फोकस होगा और ये आकर, एक मिनट, मिल जाएंगी। कुछ ऐसा रहने वाला है। यह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तन किस पर होता है? दबे हुए तल पर होता है। हमने सीखा था ना कि कैव यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, और क्या करता है? ये किरणों को मिलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण होता है यह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है? इसका जो उभरा हुआ तल होता है ना, किरणों को यह रिफ्लेक्ट करता है, यानी यह परावर्तित करता है। क्या करता है? यह परावर्तित परावर्तित करता है। और इसमें जो अंदर का पोर्शन होता है परावर्तित करने वाला, परावर्तित अंदर से होता है। एप को क्या बोलते हैं हम? फोकस। एप को क्या बोलते हैं? फोकस। और सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ओके। इतना क्लियर? यहाँ पर नोट दिया हुआ है, अवतल दर्पण के परावर्तन तल का मुख्य अंदर होता है। कहाँ होता है? मुख्य अंदर होता है। जैसे कि इस डायग्राम में हमने सीखा, कहाँ होता है? अंदर के साइड होता है। जबकि उत्तल दर्पण के परावर्तन तल का मुख कहाँ होता है? बाहर होता है, जो हमने यहाँ पर सीखा। एफ सेम फोकस रहेगा, सी वक्रता केंद्र रहेगा। क्लियर? यहाँ पर कुछ और चीजें दी हुई हैं। किरण पुंज दिया हुआ है, बीम ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरण पुंज। यह क्या होता है? जब कई प्रकाश किरणें एक साथ मिलकर किसी दिशा में चलती हैं तो उस समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आपकी टॉर्च लाइट से जो किरणों का समूह चलता है वो पैरेलल चलता है, यानी समांतर चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी प्रकाश किरणों का क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। समझ में आया? इसका दूसरा परिभाषा दी गई है इसकी, जब वस्तु सारी प्रकाश किरणें, जब बहुत सारी, सॉरी, वस्तु नहीं है, बहुत है, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ मिलकर किसी दिशा में चलती हैं तो उनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। बार बार कल की क्लास में भी हमने देखा था, जब समांतर किरणें एक साथ चलती हैं
एक दूसरे से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशपुंज बोलते हैं। ओके, यहाँ पर प्रकाशपुंज के कुछ टाइप दिए हुए हैं। समांतर प्रकाशपुंज। समांतर प्रकाशपुंज क्या होता है? पैरेलल बीम, वही जो हमने ऊपर देखा, जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, समांतर प्रकाशपुंज कहलाती हैं। जैसे कि ये चित्र में आपको उदाहरण दिया हुआ है समांतर प्रकाशपुंज का, जो सूर्य से समांतर किरणें आ रही हैं, वो किसका उदाहरण है? समांतर प्रकाशपुंज का। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आते समय लगभग समांतर होती हैं। मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं इसके? सभी किरणें समान दूरी बनाए रखती हैं। किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सूर्य का प्रकाश इसका उदाहरण है। ओके, मेन हमको समझना है कि किरणें समान दूरी बनाए रखती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या रखना है? किरणें समान दूरी बनाए रखती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उनको हम समांतर किरणपुंज बोलते हैं, समांतर प्रकाशपुंज बोलते हैं। ओके, सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है अभिसारी प्रकाशपुंज। क्या दिया हुआ है? अभिकारी प्रकाशपुंज, जिसमें बोला हुआ है आपसे, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी इंग्लिश में मिलने को बोलते हैं कन्वर्ज। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाशपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये समांतर किरणें आ रही हैं और जाकर एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज बोलते हैं। उदाहरण के लिए उत्तल लेंस से गुजरने के बाद फोकस पर मिलती हैं, जैसे कि ये फोकस है और ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। ये क्या है आपका? उत्तल लेंस, जो हम आगे जब लेंस पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एकदम से विपरीत होते हैं, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, वो किरणों को क्या करता है? डाइवर्स करता है। और जो आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वो किरणों को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है और उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है, बोलोगे दोनों चीजें तो एक जैसी लग रही हैं, उत्तल उत्तल। अब हम इसमें कैसे बताएं? तो सबसे पहले हमने दर्पण पढ़ा। दर्पण किरणों को क्या कर रहा था? डाइवर्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? दूर दूर कर रहा था। तो उसके जस्ट अपोजिट, उसके बिल्कुल विपरीत काम करता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या काम करता है? किरणों को मिलाता है जो फोकस पर जाके मिल रही हैं। ओके, उत्तल को हिंदी में अभिसारी बोलते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड है आपका अपसारी प्रकाशपुंज। इसमें बोला हुआ है आपसे, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती हैं तो उसे अपसारी प्रकाशपुंज बोलते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में बल्ब का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बल्ब से निकलने वाली रोशनी जो फैलती है उसको हम अपसारी प्रकाशपुंज बोलते हैं, जो डाइवर्जेंट बीम भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, आपका जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस होता है, वो भी डाइवर्जन का काम करता है, जो हम आगे लेंस में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको इतना क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पर आपको सारांश में कुछ चीजें दी हुई हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, जो हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट दिया हुआ है आपको, प्रकाश पुंज वह समूह है जिसमें बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ मिलकर किसी दिशा में चलती हैं। ओके, प्रकाश पुंज क्या है? इतना क्लियर हुआ? कितने टाइप थे? समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या थी? किरणें समांतर चल रही थी। और अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या हो रहा था? चीजें, किरणें जाकर फोकस पर मिल रही थी। और अपसारी प्रकाश पुंज में क्या हो रहा था? जो बल्ब का एग्जाम्पल था, किरणें एक दूसरे से दूर भाग रही थी। ओके, इतना क्लियर? अब हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। इसमें ना, जब गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण होता है तो उसमें
आपको दिखाई देगा कि कहीं एफ लिखा हुआ है, कहीं सी लिखा हुआ है, कहीं पी लिखा हुआ है। तो ये चीजें क्या होती हैं, अब बोल तो दिया फोकस, फोकस क्या है उसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है दर्पण का ध्रुव, जो सेंटर में होता है, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल पी से दर्शाते हैं। पोल इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ मिरर। ये क्या होता है? दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण की ये जो परावर्तक सतह है ना, दर्पण की ये जो परावर्तक सतह है ना, इसका जो ये मुख्य बिंदु है, इसका ये जो मुख्य बिंदु है, इसका ये जो मध्य बिंदु है, सॉरी मुख्य नहीं, जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, उसे दर्पण का क्या कहते हैं? उसे दर्पण का हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसे किससे? कैपिटल पी से दर्शाते हैं। समझ में आया? जो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है, जो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। सेकंड बताया हुआ है आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस गोले का दर्पण भाग होता है, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी आपका अगर ये एक स्फीयर बना दूं मैं, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, ये आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो इसको हाफ, एक पार्टी तो होता है आपका अवतल और उत्तल में किसी का भी, और वो डिपेंड करता है किस पर, कि उसकी परावर्तक सतह किधर है। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है वो आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल सी से दर्शाते हैं, और उसको बोलते क्या है हम? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्लियर? थर्ड यहाँ पर बोला बोला हुआ है वक्रता त्रिज्या। तो जो आपकी P से C तक की डिस्टेंस होती है, P से C तक की जो आपकी टोटल दूरी होती है, उसको बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बोलोगे भैया बार बार हमें इंग्लिश क्यों बता रहे हो? अगर इंग्लिश भी याद रखोगे तो क्या जा रहा है, थोड़ा समझने में इजी आता है आपको। ओके, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपको दिखाया गया है R इक्वल टू पी सी, यानी P से C तक की दूरी R के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? R के बराबर ही होती है, यानी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ओके, समझ में आया वक्रता त्रिज्या क्या होती है? P से C के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ बताया गया है आपको मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी जो आपकी ये डॉट 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 जो सीधी रेखा इसको मिलाएगी, जो सीधी रेखा इसको मिलाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, P और C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों को इतना समझ में आया? आप बोलोगे हाँ भैया बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, फिफ्थ हमारा रहने वाला है नॉर्मल। नॉर्मल जिसको अविलंब बोलते हैं। जब किसी सतह जैसे दर्पण या समतल पर कोई किरण गिरती है, तो आपतन बिंदु पर उस सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अविलंब कहलाती है। जैसे कि ये कोई आपतित किरण है, यहाँ पर गिरी, तो ये आपका आपतन बिंदु बन गया। इसके लंबवत 90 डिग्री जो रेखा खींची जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे?
अविलंब बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अविलंब बोलेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर 90 और अविलंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये जैसे कि बोला गया है ये काल्पनिक रेखा रहने वाली है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा दर्पण का द्वारक, यानी अपर्चर ऑफ मिरर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण की परावर्तक सतह के खुले भाग का व्यास ही दर्पण का द्वारक होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर दर्पण बना दूं, गोलीय दर्पण बना दूं, तो इसका खुला भाग ये रहने वाला है ना, यही तो रहेगा। तो इसका जो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं m, यहाँ मान लेते हैं m2, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा, डायामीटर होगा, जो डायामीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, दर्पण का द्वारक बोलोगे, अपर्चर ऑफ मिरर बोलोगे। ओके, 7 बोला हुआ है, 7 पॉइंट है यहाँ पर कि फोकस या मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो होता है आपका, जब मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद अवतल दर्पण में एक बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में एक बिंदु पर मिलती हैं, उत्तल दर्पण में एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में कैसी प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ये जो हमने क्या बनाया, ये क्या बनाया हमने, अवतल दर्पण, इसमें ये जो मिल रही थी ना जिस पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, और उत्तल दर्पण में जो पीछे जाके मिल रही थी उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। समझ में आया, क्लियर। यहाँ पर दिखाया भी गया है, जो चित्र दिए हुए हैं अवतल दर्पण का दिया हुआ है, समांतर किरणें जा रही हैं, इस मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। और यहाँ पर कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, पीछे एप पर, उसको भी हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में फोकस अलग अलग होते हैं, ये मान के नहीं चलना है कि एक ही साइड होंगे, दोनों का परावर्तित सतह अब बिल्कुल अपोजिट होता है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग होते हैं। किरणें पराव यहाँ पर बोला हुआ है, किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे मुख्य फोकस बोलते हैं। किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, कैसी प्रतीत होती हैं, ये आती हुई प्रतीत हो रही है ना आपको, कैसी प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। दोनों में समझ में आया। यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है, सी को क्या बोलोगे आप, वक्रता केंद्र, एफ को क्या बोलोगे, मुख्य फोकस, पी को क्या बोलोगे, ध्रुव। मुख्य अक्ष दर्पण का केंद्र से होकर जाने वाला सीधा भाग होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फोकल लेंथ और रह गया है, अभी 2-3 पॉइंट और हैं हमारे, इसको हम समझते हैं। 8th नंबर पर है आपकी फोकल दूरी या फोकल लेंथ। फोकल दूरी क्या होती है आपकी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल एफ से दर्शाया गया है, फोकल दूरी को किससे, स्मॉल एफ से दर्शाया गया है। मुख्य फोकस एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मुख्य फोकस और पी, मुख्य फोकस और पी के बीच की जो दूरी होती है उसको आप क्या बोलने वाले हो, फोकस दूरी बोलने वाले हो। ओके, क्लियर इतना, ठीक है। फोकस तल क्या है आपका, फोकस तल होता है आपका दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच की जो दूरी होती है, ये तो फोकस दूरी, सॉरी फोकस तल पर आना है हमको। फोकस तल होता है आपका फोकल प्लेन, मुख्य फोकस एफ से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस एफ से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत, ये आपका मुख्य फोकस है, और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है। इसके लंबवत लंब के बनाया गया काल्पनिक 90 डिग्री का जो फोकस तल कहलाता है, यानी फोकस तल कहलाता है। ओके, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में यहाँ पर आपको संबंध दिया गया हुआ है। वक्रता त्रिज्या आर
एफ का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका R इक्वल टू 2F रहने वाला है। जैसे कि अगर यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, आपकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, C से P तक की दूरी क्या होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, और जो आपकी आपकी फोकस दूरी क्या होती है, F से P के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और जो आपका मुख्य अक्ष होता है ना, मुख्य फोकस होता है ना, वो सेंटर पॉइंट पे होता है C और P के। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कितनी रहने वाली हैं, बराबर रहने वाली हैं। तो 2F किसके बराबर होता है, कैपिटल R के बराबर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ याद रखने के लिए, P क्या होता है आपका ध्रुव होता है, F फोकस होता है, C वक्रता केंद्र होता है। PC आपका R के बराबर है, PF आपका P और कैपिटल F आपका किसके बराबर है, स्मॉल f के बराबर है। यानी PC इक्वल टू 2 इंटू PF। ये आपको समझने के लिए, इसको याद रखो या ना रखो, आपको इसको याद जरूर रखना है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। ओके, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दर्शाया जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं दूरी नापने के लिए, जिसमें आपको नियम दिए हुए हैं। फर्स्ट नियम है, दर्पण प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से दाईं ओर जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से दाईं ओर जाती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक मिरर बनाता हूँ, ये मानो मिरर बनाया हुआ है, इस पर अगर किरणें आएंगी तो बाईं ओर से दाईं ओर ही तो जाएंगी हमेशा। कैसे होती हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाती हैं। ओके, सेकंड बोला हुआ है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। यानी जो आपका दर्पण रहने वाला है, जो आपका दर्पण रहने वाला है, इसका जो P होगा ना, ध्रुव होगा, इसका जो P होगा, एक मिनट, इसका जो P होगा उससे नापी जाएंगी। थर्ड बोला हुआ है यहाँ पर आपसे कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक होती हैं। यानी जो मिरर के लेफ्ट साइड से नापी जाएंगी, जो मिरर के लेफ्ट यानी बाईं साइड से नापी जाएंगी, वो कैसी रहेंगी, धनात्मक रहेंगी। ओके, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, जैसे कि ये आपका कोई मिरर है, जो वस्तु ऊपर रखी जाएगी, वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, इमेज ऊपर बने या वस्तु ऊपर रहे, उनको हम कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। और जो धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर आने पर अगर नीचे आती हैं तो उन्हें हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेने वाले हैं। ऊपर धनात्मक लेने वाले हैं, बाईं ओर धनात्मक लेने वाले हैं, और दाईं ओर ऋणात्मक लेने वाले हैं। बस इतना याद रखना है दूरियां नापने के लिए। ओके, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम। यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर मेरे किसी भी छोटे भाई को कोई भी डाउट रहता है, कहीं भी समझ नहीं आया है, तो वो मुझे कमेंट में आकर जरूर बताए। ओके, धन्यवाद।